ना कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और एक दिमाग में रहता है कि अन्याय के खिलाफ न लड़ना कायरता है। कितने इनके पिताजी कितनी बार हम हराए, इनको शायद गिनती नहीं मालूम। रीता जी भी हैं, इनको भी मेयर कैसे बनी जानती होगी, लेकिन ये बबना जी का पूरा कोई इनके पास है। तो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उसमें थे प्रोफेसर SP स्वामी साहब, वो मिलना चाहते हैं, बहुत दुखी हैं। मेरा क्या हो गया, तो दुखी हैं, कहाँ कि जो है बबना जी के, उनके स्वामी जी के बहनोई साले थे जी, परमदत्त जी, उनके यहाँ मिलती बबना जी साहब पूरा बजट बनवा के आपको हरवा दिया, और वो प्रयासित करना चाहते हैं। पहले तो वो थोड़ा नाराज़गी भी हुई, तो अगर इस तरह हो रहा था तो हमको शाम को बताते जब हो रहा था। अब बताने से क्या मतलब है, ये भी एक रिकॉर्ड है जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र का ये रिकॉर्ड। दोस्तों नमस्कार, नेशनल वॉइस पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू करा रहे हैं जो केवल प्रयागराज में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सादगी, जनता के साथ अपने जुड़ाव और जन मुद्दों को विभिन्न मंचों पर उठाने के लिए जाने जाते हैं। जनता की समस्या कहीं भी हो तो वहाँ अनुग्रह भाई अपने आप स्वतः पहुँच जाते हैं। अनुग्रह भाई को आप साथ में देख रहे हैं। आप उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधानसभा में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस में अनुग्रह भाई विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में भी कांग्रेस में है। तो अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं अनुग्रह भाई से। अनुग्रह भाई, आपका नेशनल न्यूज़ पर स्वागत है। एक तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके करीब 2009 का जो लोकसभा चुनाव था उसके आसपास सीटें जीतने में कामयाब रही। प्रयागराज में हमें लगता है कई दशक बाद कांग्रेस कोई लोकसभा की सीट जीत पाई है इलाहाबाद में। तो इस चुनाव को लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्या किस तरह से इस चुनाव को और चुनाव के परिणामों के बारे में आप सोचते हैं? देखिए, हम लोग इस चुनाव को अगर समझना चाहते हैं तो पिछले जो 2014 और 2019 के चुनाव हुए थे, पहले उसको जी कि कांग्रेस के खिलाफ एक संगठित ढंग से समाचार माध्यमों के माध्यम से और तमाम जो संवैधानिक संस्थान उनकी साजिश से कांग्रेस को पूरी तरह से बदनाम किया गया और एक ऐसे आदमी को प्रकट किया गया जो राजनीति में बचपन से कभी संगठित राजनीति सक्रिय नहीं रहे, सिवाय कि वो संघ के एक कार्यकर्ता थे और राजनीतिक चाहे छात्र संगठन हो या किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, कहीं पर भी उन्होंने काम नहीं किया। संघ ने भी उनको किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया। वो संघ बीजेपी की तमाम अंदरूनी दिक्कतों के कारण मुख्यमंत्री बन गए थे, प्रधानमंत्री बन गए। अब उनकी जो इतना भारी बहुमत दिया गया, उन्होंने तमाम काम करने शुरू किए और अंत में आते आते 2014-19 में उसके बाद वो अपने आप को स्वयं को परमात्मा ही समझने लगे। यहाँ तक कि संगठन को भी, जिस संगठन में थे उसको भी उन्होंने आंखें दिखानी शुरू की और उसमें तमाम उन्होंने गलतियाँ की क्योंकि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आपके शिक्षा के क्षेत्र में हो। उन्होंने मनमाने ढंग से काम किया और हमको लगता है कि वो ज़्यादातर अमेरिका के प्रभाव में रहे और उनकी नीतियों को लागू करते हैं। उससे एक बहुत ही असमानता पैदा हुई, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और सचों भी मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा था, बड़े बड़े पूंजीपति उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो जो चाहते थे उसी हिसाब से जनता में अपना संदेश देते थे और जनता चूँकि कांग्रेस के संबंध में जो विचार बनाए गए थे उससे काफ़ी लोग आहत हुए, नौजवान भी भ्रमित रहा, तो इनको विजय मिलती रही, सफल होते रहे। लेकिन अभी 2024 आते आते इनकी तमाम पोल पट्टी हुई
और यहाँ तक कि उनके संगठन के भी लोग और भारतीय जनता और पूरे विश्व के लोग भी इनको जान गए। कई ऐसे घटनाएं हुई जिसमें इनके सारा इनका जो अपने आप को एक पराक्रमी बताते थे, उनका पराक्रम खुल गया। चीन अंदर घुस गया, बोल नहीं पाए। इन्होंने लोगों को भ्रमित किया, विश्वास दिलाया कि हम जो है काला धन कांग्रेस विदेशों में रख के हम ले आएंगे और उसके बाद जो है 15-16 लाख तो आपके खाते में से चला जाएगा। तो हर गरीब आदमी, हर नौजवान अपने आप लखपति समझने लगा। और जो हम लोग उनके बीच में रहते थे, हम लोगों की बात को कोई सुनते नहीं। लेकिन अनुग्रह भाई, 2002 से आप संभवतः नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, नाम आपने नहीं लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की ही बात कर रहे हैं। 2002 से नरेंद्र मोदी कोई चुनाव हारे नहीं। 14 का भी जीते, 19 का भी जीते और ये 24 में भी तमाम विरोधाभासों के बावजूद, कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बावजूद अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को जिताने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। ये बात सही है, पहले हारे नहीं तो चुनाव मुद्दों पे नहीं हुए। चुनाव को इन्होंने आस्था से जोड़ा। एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ आपदा। आपदा उत्पन्न करते थे, उसमें अपना कुछ घी डाल दिया और उसका अवसर लाभ उठाते थे। आस्था को इन्होंने पहले रखा। अच्छा, आस्था आज है अंधी होती है, किसी के प्रति हो, चाहे भगवान की धार्मिक। एक तरफ इनका जो धर्म का चैप्टर था वो चलता रहता था, नीचे नीचे। ऊपर ऊपर ये विकास पुरुष बनते थे और विकास में सड़कें बनाई, इसके सिवा क्या बत्तियाँ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इन्होंने जो भी कुछ किया वो भी उसमें सारी पोल पट्टियाँ खुल रही, सड़कें धंसी जा रहे हैं, पुल गिरे चले जा रहे हैं। आपके 53 करोड़ लगभग हम लोगों ऊपर विदेशी कर्ज, हमारे ऊपर कर्ज था। आज जो है 205 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्ज हो गया। जो चारवाक दर्शन है उसका एकदम पूरा पालन किया इन्होंने। व्यायाम जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्या घटम जीवित। आज हमारे यहाँ के नागरिकों के ऊपर लाखों रुपए कर्ज है, हमारे सर पर है। और इसके लिए ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, और जिन कंपनियों ने इनको प्रोजेक्ट किया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी बनाए और प्रधानमंत्री बनवाया, इनका एक उद्देश्य था कि उनको हम कैसे दुनिया के नंबर 1 बना दें। और दुनिया के नंबर 1 माने 2 तक तो बन ही गए थे वो। अडानी जी जो इनके मित्र हैं उनको 2 नंबर तक दुनिया को पहुँचा दिए। 1 नंबर बस बाकी रह गया तक हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, तो उसमें काफ़ी पोल पट्टी खुल गई, बहुत नीचे आ गए वो। अब फिर उनको संभालने में लगे रहे। तो आम जनता का जो आर्थिक व्यवस्था है वो डगमगाती रही, केवल 1-2 व्यक्ति बनते रहे। इन्होंने किसानों को उनको नहीं दिया, नौजवानों को नहीं दिया। इस चुनाव में जो तीसरा चुनाव है, इनके उन सारी चीज़ों से जो ये बातें करते थे उससे हट के पहली बार यहाँ का किसान, नौजवान और छात्र और महिलाएं, इन सब लोगों ने इनको परखा और इसी के आधार पर इनका ये परिणाम आया है। ये परिणाम और बुरा होता। और आपने कहा कि अखिलेश यादव, तो हम लोगों ने, कांग्रेस ने इसके पहले ज़मीन पे काम किया। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चले, लोगों से मिले, उनको बताया, कांग्रेस के विषय में बताया, अपनी नीतियाँ बताई। जो ये नफरत की दीवार खड़ी कर रहे थे उसको गिराते हुए वो चलते गए, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। हम लोग भी समझते थे कहीं की यात्रा विफल न हो जाए, लेकिन जो हम काफ़ी दिन कुछ जगह साथ थे, कि जिस तरह आम जनता उधर आकर्षित होकर भाग रही थी, उसे लग रहा था कि हाँ इनकी यात्रा सफल है। उसके बाद फिर न्याय यात्रा आई। न्याय यात्रा में तमाम उन मुद्दों को जो किसी भी आदमी नागरिक के जीने के लिए ज़रूरी हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, इस बातों को जो रखा गया उसको जनता ने स्वीकार कर लिया। और इत्तेफाक से इनका जो दूसरा एक पहलू था डंडा चलाने का, कि जो भी बोले उसके सर पे डंडा मारो, उसको जेल भेज दो, ईडी लगा दो, मैंने उसको किसी भी तरह से गिरफ्त करके गिरफ्त में लो, तो उसके खिलाफ भी जो है अंदर अंदर जो उबल रहा था। और तमाम लोग इसलिए नहीं बोल रहे थे कि जो भी सत्ता में है कोई न कोई फाइल हुई, कहीं कोई काम हुआ होगा, उसी में जाने पड़े थे। लेकिन राहुल गांधी जी के इस प्रयास से
सब लोग खड़े हो गए, इकट्ठा हुए, और ये आज इंडिया जो हमारा संगठन है, जो गठबंधन बना उसका और यहाँ के नागरिकों की जितना नीचे आए उसमें थोड़ी बहुत अब इन्होंने जैसे मध्य प्रदेश में या गुजरात में कुछ जगहों पर हम बीच में टोक रहे हैं साहब, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और खास तौर पर प्रयागराज में है। प्रयागराज मंडल की जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें से 4 गठबंधन ने जीती, केवल 1 फूलपुर जीती, वो भी बहुत थोड़े होते। हाँ, थोड़े मतों के अंतर से जीती। लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने जनता को बरगलाने के लिए आरक्षण, संविधान का मुद्दा छेड़ा, उठाया, और साथ में जो 8500 रुपये के लिए कांग्रेस ने साइन कराया जगह जगह जनता के बीच जा करके किया, क्योंकि लोग कहते हैं कांग्रेस को पता था कि हम सत्ता में नहीं आएंगे तो ऐसा वादा कर दो जो पूरा भी ना हो और जनता को किसी तरीके से मोल्ड कर लो, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लो। तो 8500 रुपये आरक्षण संविधान के लालच में लोगों ने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जिता दिया। इससे भी क्या आप सहमत हैं? अब इसके बाद फिर जो ऐसा आगे बढ़ते हैं, ये बातें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कोई भी बात अपनी नहीं कही उन्होंने, सिवाय जन नागरिकों के हित के बात छोड़ जो बात ये कहते रहे कभी, जब से मुख्यमंत्री है बोलने की इनकी बहुत ही माने कहिए कि बहुत ही आदत है, जो मन में आता है बोल देते हैं, दूरदर्शी है नहीं, तात्कालिक सब देखते हैं। तो दूरदर्शी ना होने के कारण जो ये बोलते रहे हैं या इनके जो लोग बोलते रहे हैं और इनके जो लोग बोलते रहे हैं उस पर इन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो संविधान बदलने की बात भी इनके लोगों ने की, चाहे एकदम हेगड़े साहब हों, चाहे हमारे फैजाबाद के MP साहब रहे, राजस्थान के हमारे मंत्री जी रहे, इन लोगों ने कहा हम संविधान बदलेंगे। हम लोगों ने नहीं कहा संविधान बदलेंगे, और बाकायदा उसको एलोबरेट किया कि 272 की सरकार बनेगी, 400 के संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने में भी जो इनकी मंशा है, ये जो एक परसेप्शन देते थे जनता को, हम ये बना दिए कर देंगे धार्मिक आधार पर, तो धार्मिक आधार पर इनका नहीं, संविधान बदलने की इनकी मंशा थी, इसलिए कि निरंकुश होकर ये काम करें और एक ऐसी व्यवस्था जो लोकतांत्रिक है इसको बदल के अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस तरह ही बनाना चाहते थे। इनको लगता है कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ दुनिया में कि मैं हमेशा जीतता रहूँगा, इसलिए इन्होंने अपने संगठनों को, संघ जो इनकी न्यू है उसको भी लोगों ने दुत्कार दिया। ये केवल भारत मानी कांग्रेस और उसकी बात नहीं है, उनको भी दुत्कार दिया कि इनको अहंकार हो गया। जैसे जब रावण को अहंकार हो गया तो कहे मैं लंकेश हूँ करने लगा, तो फिर उसको बधेश कर दिया रामचंद्र जी ने। तो इसी प्रकार जनता नहीं करती, ये कहने लगे मोदी की गारंटी, माने ना बीजेपी पार्टी भाजपा को हमसे करके केवल मोदी आगे करते नहीं, हमसे कई बीजेपी के लोग नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोगों को बुरा लगता है, हम लोग हमने जान खवा दिया इस सिद्धांत पे, आप लोगों से भी लड़ते रहे तमाम मुद्दों पे, और ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, पार्टी के नाम नहीं ले रहे, संघ का नाम नहीं। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, इसलिए क्योंकि यह पूरा वीडियो बहुत रोचक होगा और आपको अनुग्रह भाई से जुड़े हुए तमाम ऐसी जानकारियां देखने को, सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी हो सकता है कि ना सुनी हो, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए सुनिएगा जरूर पूरा वीडियो। अनुग्रह भाई, आप 4 बार विधायक रहे, उत्तरी के जो विधायक हैं 2 चुनाव जीते, 17 और 22, वह यह कहते हैं कि हमने अपनी पिता की हार का बदला अनुग्रह नारायण सिंह जी से ले लिया, मैंने लगातार 2 चुनावों में उन्हें पराजित किया। क्या इस तरह के जो बातें आती हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर क्या सोचना है भाई, ये सत्य है कि हम 2022 और 2017 हारे, लेकिन उसके पहले यही जनाब 2007 और 12 में भी हारे। ये क्यों जीते? ये जीते बीजेपी में जब गए तब, BSP में थे, इनके पिताजी कांग्रेस में थे, इनके पिताजी कितनी बार हम हराए, इनको शायद गिनती नहीं मालूम। और इनका देखिए, हम तो एक साधारण परिवार के रहे हैं, हम कोई राजनीतिक परिवार के थे, इनकी तो ये तीसरी पीढ़ी है इनकी राजनीति, तो इनके और यहीं पर रहते थे, शायद उत्तरी से, लेकिन यहीं पर इनके पिताजी 4-5 बार हारे।
ये स्वयं 2 बार हारे। फिर जब ये बीजेपी के शरण में चले गए, उद्धम शरण में गच्छामि चले गए, तब यहाँ पे जो बीजेपी का धार्मिक वो आधार है, उसके आधार पे ये बीजेपी हुए हैं। लेकिन विजयी हुए ही हैं और उसका हमारी चुनाव याचिका भी चल रही है, तो इसका कुछ परिणाम आएगा। जी अनुप्रिया भाई, 2022 का जो चुनाव था उसमें आप तीसरे नंबर पर आए। लोग यह कहते हैं कि आप जो विरोध का कोई भी मसला होता, विकास के विरोधी हैं, जब भी विकास संबंधी कोई बात होती है तो आप मौके पर विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसका चुनाव में आपको नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो विकास के पक्ष वाले लोग हैं, आपके समर्थक भी, वो भी ये जानकर आपको वोट देने से कतराने लगते हैं कि अनुप्रिया भाई है और ये सड़क नहीं बनने देना चाहते, ये पुल नहीं बनने देना चाहते, तो वो लोग विरोध करने लगते हैं। और उसके राजापुर में जैसे आपने हजारों लोगों के मकान दुकान बचाए, वह अगर वहाँ सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ, लोगों की दुकानें मकान बन सके, तो वह अनुग्रह नारायण सिंह की देन है। इसके बावजूद चुनाव जो परिणाम आया 22 का, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं कि काम फील्ड में हम करते हैं, 12 महीना फील्ड में डटे रहते हैं, उसके बावजूद चुनाव परिणाम इस तरह का आ जाता है, तो क्या संदेश देता है, किस तरह की बात? देखिए, विकास का जहाँ तक सवाल है, विकास का मैं कतई विरोधी नहीं रहा हूँ। हाँ, हमारा ये सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए कि यहाँ की जनता ने हमको तभी चुना जब हम विपक्ष में, लेकिन विपक्ष में रह के विकास के संबंध में जो हमने काम किए, वो अपना, वो मोदी जी कह सकते हैं या ये लोग कह सकते हैं, अपना गुणगान स्वयं नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ के नागरिकों को इस जाकर पूछिए कि आज यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेट राजकीय स्थान जमीन पर लाखों लोग रह रहे हैं, अपना मकान बना के, वो मध्यम और कमज़ोर वर्ग है। आज विधानसभा में सन पहली बार जब 85 हुआ था, तब से मैं सवाल उठा रहा हूँ, और आज तक ही अगर रुके हैं उसी वजह से रुके हैं। आज भी हमारा जो आश्वासन है 10 मार्च 1987 को विधानसभा में दिया गया था, उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हम लोकदल से जी, और उस समय जो आदेश उन्होंने आदेश दिया था कि हम इसकी यहाँ पर जो और भी कई और भी लोगों ने, बड़े लोगों ने बना दिया था, तो उस पर आज तक भी 53/1987 अभी भी आश्वासन संघ चल रहा है। इसी कारण ये सब बने। अब केवल सड़क को ही लोग विकास मान के दिक्कत ही है। जहाँ तक पुलिया है, ये 6 लेन बना, ये 6 लेन अखिलेश यादव जी के ज़माने में स्वीकृत हो गया था। लेकिन ये तो ऐसे विकास पुरुष हैं ये लोग कि दूसरे के मकान में अपना नाम लगा के कहते हैं हमारा ही है। तो इस तरह आप गली गली में देखिए, हमसे तो कई लोगों ने, जो भी आप यहाँ चले गए, हमारी विकास निधि में जहाँ भी लोगों ने जरा भी बाधा पहुँचाने की कोशिश की, भ्रष्टाचार की, मैंने उसको वापस कर दिया। और उसका नतीजा था कि यहाँ पर हमारा एक पाई हमारे विकास निधि की गलियों में लगी है। हम बड़ी सड़कें हम बनवा नहीं सकते थे, और हम लोगों को पैसा नहीं था कि हम बड़ी सड़कें बना सकें। लेकिन जितनी भी गलियों की सड़कें जहाँ आदमी रहता है, निवास करता है, जहाँ पर अगर एक गाड़ी गई तो धुआं उसके घर, धूल उसके घर घुसती है, हमने वहाँ बनवाया। और इनका विकास जहाँ तक ये है चौड़ीकरण, तो देखिए चौड़ीकरण का भी सवाल ये बहुत ही ये भयानक है। और उसका नतीजा अभी आपने अयोध्या में देखा जी, जहाँ पे उन्होंने भगवान राम को भी सामने ला के उनको बेचने की कोशिश की, वहाँ के नागरिकों ने और भगवान राम ने इनको दंड दिया। उन गरीब माँ बहनों के आंसू, बच्चों के आंसू, उनके हाय उनको खा गए और आगे भी खाएंगे। आपने देखा जो महंत जी, जो पुजारी जी जिन्होंने तिथि निकाली थी गलत, बेचारे कल वो दिवंगत हो जी, और भी तमाम स्तर घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह जो है इनका विकास, अब विकास है कहीं आप एक साधारण फार्मूला है, साधारण नियम है, संविधान जीने का अधिकार है और संपत्ति का भी अधिकार है। अगर हम किसी की ज़मीन लेते हैं तो उसको मुआवजा दें जी, उसको पैसा दें, उसका मकान लेते हैं तो उसको पैसा दें जी, ये मुआवजा पैसा देते नहीं और गिराने लगते हैं। तो इत्फाक से हम तो खैर उस समय थे नहीं, लेकिन राजापुर वाले में ये देखिए सहयोग है। आपकी विधानसभा में ऐसी कई घटनाएं सुनने में आई कि सरकार ने सड़क चौड़ीकरण के लिए लोगों जमीन ले ली, लेकिन उनको कोई फूटी तोड़ी नहीं दी, कहते चवन्ने नहीं मिलेगी, उनके मंत्री कहते चवन्ने नहीं मिलेगी। उसी पे हम थोड़ा अड़ गए, हमने कहा दें कैसे नहीं आप, अगर आप
यही अगर ये माफिया क्या करता है, किसी के सामान ले लेगा, मकान ले लेगा, ज़मीन ले लेगा, पैसा नहीं देता। वही काम सरकार कर रही है। तो हमने इस बात को लिखा पढ़ी भी किया फिर, और लिखा पढ़ी करने के बाद विधानसभा में हमें तो विधायक था नहीं, जो लोग विधायक थे इन लोगों ने सवाल कभी नहीं उठाया इसको, जिनको उठाना चाहिए। तब हमने दूसरे विधायक जी से अपने साथी से कह के उठवाया और योगी जी ने उसको स्वीकार कर लिया और तब जाके छूट गई। योगी जी ने छोड़ा कि हम मुआवजा नहीं दे सकते, इसलिए हम वहाँ नहीं करेंगे। आज भी बिना मुआवजा दिए गिरा रहे हैं, तो नहीं सवाल उठाते। जो अनुग्रह सिंह को हराने की बात कर रहे हैं, बदला लेने की बात कर रहे हैं, भैया बदला हमने ले जितना लेना, लेकिन जनता को तो भला करो जिसने तुमको भेजा है। तो ये विकास जो है ये विनाश है, तो विनाश वाला विकास हम नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर हम रहेंगे सामने नहीं होने देंगे, नहीं रहेंगे, कोई बात ही नहीं है। अनुग्रह भाई ये कहें, अभी बीते कुछ वर्षों में विभिन्न पार्टियों के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हम जानते हैं कि आपके पास भी ऐसे मौके आए, लेकिन आप कभी भाजपा में जाने की कोशिश आपने नहीं की। क्या कुछ केवल विचारधारा ही वजह रही या कुछ और भी वजह रही? नहीं, विचारधारा ही बात रही, और इस पर हम लोगों की लेकिन तमाम बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जहाँ तक विचारधारा का सवाल है तो भाई माननीय मुरली मनोहर जोशी जी थे, भी बहुत मानते थे, रज्जू भैया जी थे जो बात वो भी मानते थे और चाहते भी थे। लेकिन जो हमारा संविधान है, देश, जब यहाँ पे सब लोग रह रहे हैं तो हम सब को लेके चले। ठीक है, जो परिवार अपने घर में किसी कमाऊ पुरुष को या जो ज़्यादा पैसे वाला है उसको पुत्र को संरक्षण देता है और बाकी जो कमजोरों को नहीं देता, परिवार टूट जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये देश न टूटने पाए, सब लोग मिल कर रहें, इस विचारधारा में काम करते हैं और उसमें किसी के साथ द्वेष नहीं है। जो इनके पास बहुत है वो भी अच्छा है, जिसके पास नहीं तो उसके लिए कहना चाहिए। तो जब हम प्रतिनिधि हैं तो हम उसके लिए कहते हैं। तो भाई बाजार में तमाम लोग अलग अलग किस्म की आपके राजनीतिक करियर को लेकर के चर्चा करते अक्सर मिल जाते हैं। तो अब आगे 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, वैसे व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं कि आप 12 महीना अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। आज भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आप बाहर गए और लोगों की मदद करने की कोशिश की। तो 27 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्या मतलब चुनाव लड़ना है? लोग भी जानना चाहते हैं, जो आपके समर्थक हैं वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के जरिए आप बताएं कि 27 के चुनाव में आपका क्या रुख रहेगा? मतलब चुनाव लड़ना है या बाहर करना है? देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना तो पार्टी पर निर्भर करता है। जो पार्टी हाईकमान कहेगा उसको करेंगे। लेकिन अगर पार्टी मैं चुनाव सहित कोई भी चुनाव लड़ेंगे, मैं चुनाव सहित कोई भी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। ठीक है। एक ये भी है कि जितने भी बड़े नेता हैं, ज़्यादातर ने अपने साथ साथ अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को राजनीति में आगे कर रखा है, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाते हैं। आपने अपने परिवार से किसी भी व्यक्ति को राजनीति में ना तो आगे बढ़ाया और ना ही अपना कोई उत्तराधिकारी बनाने की कभी कोशिश की। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका मुख्य कारण यही है कि इसका एक एथिकल कारण है। मैं जिस तरह से मैंने राजनीति, हमारे यहाँ कोई राजनीति था नहीं, पिताजी व्यवसायी थे, कृषक थे और हम लोग 7 भाई और 2 बहन थे। मिडिल क्लास में खाते पीते थे, हमको कोई पैसे खाने की नहीं कमी थी। लेकिन कुछ कहिए कि संयोग ऐसा हुआ कि हम राजनीति के क्षेत्र में आ गए, और जब राजनीति में आ गए तो राजनीति में आने का उद्देश्य हमारा कोई पैसा कमाना और सत्ता पे ही बने रहना कोई नहीं था, बल्कि इस समय हम लोगों को प्रेरणा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह से ज़्यादा लगती है कि जहाँ अन्याय हो उसका विरोध करना चाहिए। अन्याय के सामने झुकना कायरता है, तो हम अपने आप को कायर हम लोग नहीं कहना चाहते थे, तो राजनीति में आ गए और उस तरह से काम भी किए। जहाँ न्याय होता था, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो जी, हम लोग उसमें लड़े जी, और कुछ भगवान की ऐसी कृपा रही कि सब न्याय मिला, सफलता मिली। चूँकि हम लोग कानून की बात करते, संविधान की बात करते। अब रहा बाल बच्चों को, तो हमारे एक लड़का लड़की है और भाइयों को भी सब लड़के हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी दिनचर्या और हमारी स्थिति देखते हैं
उनको राजनीति में कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लोग भी नहीं आना लोग चाहते हैं हमको जीना भी है, हम जी लिए किसी तरह से। ठीक, हमने तो भाई कबीर दास का की साईं इतना कीजिए जामे कुटुंब समाज मैं भी भूखा न रहूँ साथ में भूखा जाए, लेकिन बात साथ में भूखा जाए नहीं, हम इतना कमा लें। या मोदी जी जो विशेष रूप से कुछ लोगों को विरोध कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे ही हमारे यहाँ जितने भी राजनीतिक लोग हैं सबके अपने धंधे लिए, बड़े बड़े धंधे हैं जी। और अभी आपदा में अवसर जो कोरोना का दौरान आया उसमें ऑक्सीजन और सब मालूम हो गया लोगों को। जी जी हाँ जी जी। और हम ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, राजनीति छोड़ दीजिए, हम लोगों के विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर लोग जो कई बार हमसे कहे कि आप जो है कुछ कर लीजिए, एजेंसी ले लीजिए, का देखिए एजेंसी जिस हम ले लेंगे हम उस सप्लाई इंस्पेक्टर के नीचे और हम व्यापार नहीं करेंगे। अच्छा, इत्तेफाक से 4 बार आप लोगों ने भेज दिया, इतनी पैसा मिल जाती है कि दोनों लोगों को काम खाने पीने का चल जाता है, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, तो परिवारवाद इसमें नहीं, लेकिन वो खुद ही नहीं आना चाहते। ठीक है, हमने कभी कहा नहीं, लेकिन जो हमारे और साथी लोग, जैसे साथी लोग कहते हैं कि अभी ये बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, अरे होगा क्या, दुनिया तो रहेगी, दुनिया चलती रहेगी। तमाम राजा महाराजा थे, उनके नहीं है, दशरथ जी थे, राम जी थे, नहीं है तो चला ना, तो दुनिया चल रही, चलती रहेगी इसी पर लोकतंत्र कायम रहे, स्वस्थ लोकतंत्र कायम रहे, ये हमारी रुचि है। अनुग्रह भाई, जिस समय से आपने राजनीति शुरू की तब से लेकर अब तक तमाम नेताओं को मैं जानता हूँ, देखता हूँ बाजार में, लोग अपने साथ बड़ी गाड़ी, एक बड़ा लाव लश्कर, बड़ा हवा ढाबा, बंदूक सब लेकर चलना पसंद करते हैं। आपने सादगी का रास्ता पसंद किया और कोई स्कूटर लेकर चलाता, आप उसके साथ चले जाते हैं, रिक्शा पर बैठ कर चले जाते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ कर चले जाते हैं। ये चयन करने के पीछे क्या कोई खास वजह थी या ये अनुग्रह नारायण सिंह जो ऐसे रहे इसी पे रखती है? हम लोग जब राजनीति में आए और क्रांतिकारियों की जो उसमें जो विचार, उसमें वो लोग कैसे रहते थे जी, तो जो अपना साधन है जी, जो अपने साथी हैं जी, उन्हीं के साधन बटोरने में ही तो जहाँ संपत्ति बटोरने लगते हैं वहीं संघर्ष शुरू होता है, आप चले जाते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। जी, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इसमें जितना रोज तेल फूटता है, एक भी गाड़ी का लिए लिया जाए, इसमें चले जाए, परेड में रहने वाले जो झोपड़पट्टी हैं वहाँ पे 100 लोगों का परिवार चलता खाना खाते हैं। तो इसको इकट्ठा कर कहाँ से करेंगे? हम कोई व्यवसाय नहीं करते, तो व्यवसाय नहीं करते तो हमारी जो अपनी क्षमता है उसी क्षमता में हम काम करते थे और हमारा इसे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करते। हम स्कूटर जा रहे हैं तो दूसरा क्या सोचेगा, हम क्या सोचते हैं हम ये जानते हैं। हम अपने आप को ईमानदार रहना चाहते हैं, हम दूसरे का शोषण नहीं करना चाहते, दूसरों को सताना नहीं चाहते और बिना दूसरों को शोषण किए सताए इनके पास ये गाड़ियाँ नहीं दौड़ सकती, इनमें जो तेल खर्च होते नहीं चल सकते। पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी के समय भी आप राजनीति कर रहे थे, उनसे किस तरह के रिश्ते थे? और उनकी बेटी जो कि अभी सांसद रहीं, तो उनसे क्या उस रिश्तों से उनकी बेटी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के साथ के रिश्तों में भी कोई ऊंच नीच आई क्या? नहीं, देखिए बहुगुणा शुरू में जब हम आए तो बहुगुणा जी से ही संपर्क हुआ था, बाकी कोई राजनेता से संपर्क नहीं था, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे और हम छात्रों के नेता थे। क्रिकेट मैच हुआ यहाँ पे 1975 में, उसमें उस समय के जो तत्कालीन पुलिस अधिकारीगण थे उन्होंने लड़कों पे लाठियाँ चलाई। छात्र नेता होने का हमने उसका विरोध किया तो बहुगुणा जी ने उसको अपना सरकारी विरोध मान लिया, तो हमने कहा मान लो तो मान लो। फिर वहीं से हमारा बिखराव भी हो गया। फिर बाद में जब हम 1975 में चुनाव लड़े तो हमको चुनाव हार गए, हम तो अपना चले गए। हम GN हॉस्टल में सो रहे थे तो सुबह कुछ साथी आए, उन्होंने बताया कि जो है जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उसमें थे प्रोफेसर SP स्वामी साहब, वो मिलना चाहते हैं, बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा क्या हो गया, क्यों दुखी हैं? कहाँ कि जो है गुणा जी के उनके स्वामी जी के बहनोई साले थे जी परमदत्त जी, उनके यहाँ मंत्री बहुगुणा जी के साथ पूरा बजट बनवा के आपको हरवा दिया और वो प्रयासित करना चाहते हैं। पहले तो वो थोड़ा नाराज़गी भी हुई,
तो ऐसे अगर इस तरह हो रहा था तो हमको शाम को बताते जब हो रहा था। अब बताने से क्या मतलब है, ये भी एक रिकॉर्ड है जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र का ये रिकॉर्ड। खैर फिर हम लोग एक नारायण सिंह चौधरी साहब थे, हम लोग सीनियर के प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट में वकालत करते सीनियर होते, तो उनके पास गए। चुनाव याचिका बनाई गई और सुबह सुबह दाखिल कर दी गई। और चूँकि रिटर्निंग ऑफिसर खुद जाके कह रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो इलेक्शन स्टे कर और जो सज्जन जीते थे वो उनकी शपथ नहीं हुई, अच्छा आज तक नहीं। अच्छा। और उसके बाद फिर कौन जीते थे, नाम बताएंगे क्या? जगदीश चंद्र दीक्षित जी थे, अच्छा। वो जीते थे। उनको वो अनुशासनहीनता में महिलाओं के साथ अभद्रता में निकाल दिए। ठीक। तो हमको हराने के लिए कि हम कैसे हारेंगे, तो एक उनको बड़े चेहरे के रूप में उनका निष्कासन वापस करा के उनको लाया गया और हमको लाया गया। खैर आज तक ये रिकॉर्ड है कि वो तो उसके बाद वो यहाँ रह ही नहीं पाए। लड़कों में चारों तरफ विद्रोह हो गया पूरे इलाहाबाद में, जहाँ देखते थे सब उनको कई कई डिनर दे दिया उन्होंने। जनता में लोगों लड़कों में इतना आक्रोश था, और केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नहीं बल्कि पूरे इंडियन कॉलेज डिग्री कॉलेजों में भी। जी। तो खैर अब वो एक दूसरी बात तो वहीं थोड़ा हम लोगों की दूरी हुई जी। और फिर उसके बाद भी हम लोग साथ रहे, ऐसा नहीं है। जब वो लोक दल से अमिताभ बच्चन जी के खिलाफ कैंडिडेट हो गया है जी। तो हम लोग उस समय लेफ्ट में थे सफाई में, तो लोक दल और उसका संबंध मैंने हम लोगों का गठबंधन था, तो हमने उनकी मदद की। लोगों ने कहा भी कि आपके साथ इन्होंने एकता की, आप जो है हम लोग दूसरी बात है उस समय वैचारिक बात है, उनके साथ भी रहे। रीता जी भी हैं, इनको भी मेयर कैसे बनी जानती होगी, लेकिन ये बबना जी का पूरा कोई इनके पास है, ठीक है। समय का प्रयोग कर लेती हैं। जी। खैर इसमें कोई बात नहीं, राजनीति में यही हो रहा है कि वो भी कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए ठीक है। क्योंकि हम लोगों का एक सिद्धांत है, उस पर अगर कोई है कसौटी में ठीक है नहीं होता है। आप पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के भी बेहद करीबी रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने ही ओबीसी आरक्षण को लागू किया था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जिस समाज को उन्होंने आरक्षण के लाभ दिया वो उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, उनसे दूर हो गया, लाभ दूसरे ने उठाया, तो वीपी सिंह उसका फायदा नहीं उठा पाए। तो आप उस अपने और वीपी सिंह जी के रिश्ते को किस तरह से परिभाषित करते हैं, या वीपी सिंह जी को किस रूप में देखते हैं उस ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कहें तो? नहीं देखिए, वीपी सिंह जी ईमानदार नेता थे, उसमें कोई और राय नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो बहुत सतर्क थे। और मुख्यमंत्री जब यहाँ थे, इत्तेफाक से मैं उसी समय यहाँ पे अध्यक्ष हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हाँ 1980, और उनसे भी हमारी मुठभेड़ हुई, उनसे भी काफ़ी जंग हुई, जी। सड़क पर हुई, तमाम विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी पे। और उन्होंने भी प्रयास किया कि हम उनके साथ आ जाएं बाद में, लेकिन हमने कहा कि आज जोड़िया में कहा आप साथ नहीं जा सकते। बाद में खैर चलिए खुद ही आ गए हम लोगों के साथ, हम लोग लोक दल गए, जनता दल हो गई थी, फिर बाद में वो भी आ गए। तो आने के बाद उन्होंने एक अपना मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, बहुत दिन से पड़ी थी, उसको उन्होंने लागू किया, और ये कमिटमेंट भी था घोषणा पत्र में लागू करेंगे। तो उन्होंने किया, उसका जो है असर हुआ कि उसका भुगतान हमको भी यहाँ करना पड़ा। तो यहाँ पर हम 2 बार यहाँ पे जीते थे जी। इसी के बाद बल्कि उस समय आजाद जोशी जी को तो हम उनका आदर से लेके करते हैं कि वो हमको उस समय भी चाहते थे हम जी। तो एक गुरु होने के नाते और विश्वविद्यालय ने भी उनका हमको इसमें डॉक्टर जोशी जी ने प्रयास किया था कि आप भाजपा में शामिल हो जाए, लेकिन हमने उनसे हाथ जोड़ लिया कि हमको आशीर्वाद दीजिए आप, कि हम धैर्य रखें, हम समझ रहे हैं विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन कोई जीतना जरूरी नहीं है। तो खैर वो गुजर गया समय, और फिर मैं उसकी वजह से हारा भी, क्योंकि जब मंडल भी चल रहा था उसी समय ये अडवाणी जी का मंडल लेके भी चल दिए थे। तो सारा आंदोलन आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और संगम से चल रहा था जी। लोग आते थे, संगम स्नान कर गया, उधर तक चल देते थे, तो उसका हमको भुगतान करना पड़ा। कई साथियों ने भी कहा कि आप इस पर अपनी वो व्यक्त करें। हमने कहा देखिए, जो हम पार्टी में थे उस पार्टी में किया है तो हम उसको नकार नहीं सकते। अब जो होगा भाई, आप लोग, आपको जनार्दन है, आप जो इच्छा करेंगे
लेकिन बाद में उन लोगों ने 2007 और 12 में उनको फिर से जिताया और उनको लगा कि हाँ अन्याय हाँ तो उन्होंने जिताया। तो इस प्रकार जो है बीपी सिंह जी की जहाँ तक सवाल है तो उन्होंने, लोग कहते हैं कि उन्होंने राजनीतिक दांव के रूप में किया, राजनीतिक दांव नहीं था वो। चूँकि मंडल कमीशन और कुछ जनता दल में भी इस तरह की बातें हो रही थी तो उस समय आया तो उन परिस्थितियों को देखते हुए लोग ऐसा करते। ठीक, उसका राजनीति से कोई लेना देना हाँ नहीं, मैंने सत्ता बचाने के हिसाब से नहीं। अच्छा। अंतिम एक सवाल और अनुग्रह भाई करना चाहेंगे, छात्र जीवन से जुड़ा हुआ है। जो वर्तमान में अनुग्रह नारायण सिंह जी हैं और छात्र नेता के रूप में जो अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, लोग कहते हैं दोनों में बहुत फर्क है। वर्तमान जो अनुग्रह नारायण सिंह जी हैं बहुत सादगी से रहते हैं, लेकिन उस समय बहुत आक्रामक रहा करते थे। तो ऐसा क्या है, थोड़ा सा लोगों को बताएं। आप बहुत बड़ी संख्या में आपके विश्वविद्यालय में अभी भी फॉलोअर्स हैं, बच्चे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो आपको चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो भी जाने कि वो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, वो दौर क्या था और उस दौर में क्या वाकई में आप आक्रामक थे या लोग अफवाह फैलाते? नहीं, आक्रामक होने की बात नहीं। हम लोग अपनी बात जोरदारी से रखते हैं और जैसे मैंने बताया है कि भाई लोग अध्यक्ष हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन जब मैं अध्यक्ष नहीं था तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने छात्रों पे लाठियाँ चली, हमारी तमाम महिलाएं, बच्चियाँ, छात्राएं घायल हुए, तो हमको उनका खून देख के जोश आया। अब जोश ना आया जिसका मतलब कि हम फिर नौजवान थे ही नहीं या हम उनकी सही रहनुमाई नहीं करते थे। तो जिस तरह हमको करना चाहिए नहीं किया, क्योंकि अन्याय जितना ज़बरदस्त हो उतनी ज़बरदस्त रूप से विरोध करना चाहिए। तो उसने किए फिर, और यही कारण है कि जब 75 में चुनाव हुआ तो मैंने हमको लगता ही नहीं कहाँ से लोग आ गए, उसी को देख के फिर बगुना जी ने ये सब किया। फिर दोबारा जो लोकप्रियता थी उसे देखकर बगुना जी ने ये सब किया। हाँ, फिर दीक्षित जी को फिर से उनका निष्कासन वापस कराया और जबकि अभद्रता में महिला के साथ अभद्रता में था। फिर उसके बाद बीपी सिंह आ गए, इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ नहीं। फिर 1979 में चुनाव हुआ, इसमें हमारे नौजवान साथियों ने जितनी भी हमारी पूरी कमी थी तब पूरा कर दिया। इतने वोटों जीता जितना आजकल लोग पाते नहीं, जितना पाते नहीं। तो अब जो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम मान लीजिए समय जो हमारे विचार थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो हमने कोशिश किया कि विश्वविद्यालय में भी डेमोक्रेसी हो और पेपर आउट होते थे। पेपर आउट होने में आक्रामक समय भी पेपर आउट हुआ करता था और क्या, पेपर उसमें बहुत जबरदस्त आउट होते थे। तो हमने जो ऐसे लोग जो हमारे छात्रों के बीच से कुछ जो वहाँ की विश्वविद्यालय की आंतरिक राजनीति थी उसके कारण पेपर आउट के लिए भाग जाते थे, उनको भी हम लोगों ने पकड़ा, दंडित किया। अपने लोगों को भी किया और प्रशासन को भी टाइट किया। अच्छा। और इसके लिए एक ज्वाइंट काउंसिल बना जिसमें छात्र संघ, कर्मचारी संघ, चतुर्थ तृतीय संघ और प्रशासनिक अधिकारी विश्वविद्यालय सब लोग थे। उसमें वाइस चांसलर भी सहमति थी, सर राजा प्रसाद मिश्रा जी थे, वाइस चांसलर थे, उनकी भी सहमति थी। और ये हुआ कि हम लोग कोई भी निर्णय जो विश्वविद्यालय में समस्या आती है, चाहे कर्मचारियों हो क्यों न, उसमें छात्र भी भागीदारी करें और टीचरों के भी उसमें अध्यापक से भी था। उस पर बनवारीलाल शर्मा जी उस समय अध्यक्ष थे। तो सब लोग मिलकर हम लोग विश्वविद्यालय को चला रहे थे और चलाया। पहली बात। दूसरा फिर उनका जैसे जो जिसमें छात्र है कि वाटर कूलर नहीं है, पानी नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, इन सब विषयों पे हम लोग अपना सब मिलकर काम करते हैं। एक डेमोक्रेटिक माहौल बना के विश्वविद्यालय को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया। किसी भी यहाँ पे लफंगे की हिम्मत नहीं थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 1 किलोमीटर के अंदर। लोग कहते हैं उसमें जो अनुग्रह नारायण सिंह थे बहुत क्रांतिकारी हुआ करते हैं। ये था ना कि अन्याय के खिलाफ लड़ना, और एक दिमाग में रहता कि अन्याय के खिलाफ न लड़ना कायरता है। तो हम लोग अपने आप को कायर नहीं कराना चाहते। और इससे हम लोग अपने नौजवान भाइयों से भी कहते हैं कि अगर उनको कहीं लगता है कि उनके साथ कोई धोखा कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि इधर नहीं हो रहा।
आप कह रहे हैं ना कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं जी। जब हम देख रहे हैं कि जिसके साथ हो रहा है वही नहीं आवाज़ उठा रहा है। हमको बड़ी वो हुई जब मोदी जी यहाँ पर आए थे अपनी पहली मीटिंग करने और उन्होंने कहा कि 14 आप वहाँ से काला धन लाएंगे और आप लोगों को 14-15 लाख पैसे मिल जाएगा। हमारे पढ़े लिखे नौजवान खाली हो जाएगा, खुश हो रहे। उनको नहीं मालूम कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कानून में। माननीय इंस्टीट्यूट कम छात्र तक जानता ही है, नीचे वाले ने जाने हैं। कर रहे थे तो हमने देखा कि एकदम बदली हुई परिस्थिति है। तो नवयुवक जो है केवल अपने कैरियर की सोच है। हम लोग मान लीजिए उस समय तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उनसे भी हम लोग मिलते जुलते थे, वो भी बताते हैं, कोई बताने वाला है नहीं लोगों की। इसलिए थोड़ा हम अच्छा अब जो है हम लोग करने का मतलब वो पता है कि अब हम चूँकि सक्रिय राजनीति में हैं तो सक्रिय राजनीति में हम नहीं चाहते कि छात्र राजनीति के लोग का दखल दें या ये करार है उपसार है, तो हम ये अपराध अपने ऊपर आरोप नहीं लेना चाहते, इसलिए करते। लेकिन जो भी अभी आते हैं हमारे पास जो साथी आते हैं, तमाम छात्र आते हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनके घर की समस्याएं हैं या विश्वविद्यालय से ही संबंधित समस्याएं हैं, तो जो हो सकता है उसको हम लोग करते हैं। एक सवाल और अभी मैं थोड़ा सा जवाब चाह रहा था। बड़ी संख्या में आपके जो विरोधी हैं प्रयागराज में, वो अक्सर गाहे बगाहे जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई चर्चा होती है, तो वो ये आरोप लगाने से चूकते नहीं कि अनुग्रह नारायण सिंह जातिवादी हैं, जातिवादी राजनीति करते हैं। क्या ये वही लोग हैं जो स्वयं वो करते हैं? अच्छा, उसे मैं किसी विरोधी नहीं मानता। हमारी जो शायद उत्तरी में विधायक हुआ, कोई भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतने प्रेसिडेंट में कोई नहीं हो पाया। अभी भी यहाँ पर राजपूतों की आबादी कितनी है? बहुत थोड़ी, मुश्किल 12-15 हज़ार जी शायद उत्तरी जी। इसमें और हमारी सभी जातियों के लोग हमें 4 बार जीता जी, अच्छे उपरों जीता जी। जिस समय 1985 में जीता, बहुगुणा जी यहाँ से 86,000 से आ रहे थे केवल श्रीनिवास को, और उसी 2 महीने बाद चुनाव हुआ। मैं 6800 वोट से मैं जीता यहीं से कांग्रेस, अरे लोकदल से, लोकदल पार्टी के यहाँ क्या वजूद था, लेकिन मैं जीता तो हमको सब लोगों ने। ये वही लोग हैं जो इस बात को घूम घूम के करते रहते हैं जी। एक अपनी कुंडली मार के बैठे रहते हैं, दसते रहते हैं समाज को, ये वही लोग हैं और कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपने अनुग्रह भाई की बातों को सुना। अनुग्रह भाई के जवाब भी बिल्कुल सामगोई के साथ, बेबाकी के साथ रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी यह जानने समझने में मिलेगी अनुग्रह भाई के जवाब से कि जो विरोधी लोग अनुग्रह भाई के बारे में तमाम किस्म की अफवाहें फैलाते हैं, उनको भी एक बहुत अच्छा जवाब अनुग्रह भाई ने अपनी बातचीत में दे दिया है। नमस्कार, और अनुग्रह भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रणविजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको ऐसा अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।